Good morning, students. Welcome to the new lecture of building construction and materials. प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड का टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्लोजर्स बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड मैंने आपको बताया था, इट इज द इंटरलेसमेंट या अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक। वॉल कंस्ट्रक्ट करना इज नथिंग बट बॉन्ड बनाना, ठीक है। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले, हमने बॉन्ड के दो टाइप देख लिए थे, स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड हमने देख लिए थे और हेडर बॉन्ड के बारे में देख लिए थे, ठीक है। दो जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड बच गए, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है और फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड से, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिए, जो अभी ये डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं आपको नहीं समझेगा, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तभी कंटिन्यूशन में समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। हमने स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड देख लिए, अब इंग्लिश बॉन्ड देखते हैं। देखिए, this is most commonly used bond for all wall thickness. This bond is considered to be the strongest. सबसे पहली चीज, इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज्यादा यूज होता है और आपने मैक्सिमम इंग्लिश बॉन्ड देखे, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। इंग्लिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, यानी कि एक कोर्स स्ट्रेचर का रहेगा तो अगला कोर्स हेडर का रहेगा, फिर अगला कोर्स स्ट्रेचर का। अल्टरनेट कोर्सेज रहेंगे हेडर और स्ट्रेचर के। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इमेज के जरिए आपको ज़्यादा आसानी समझेगा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटर, ये आपको आसानी से ये इमेज देखिए, हेडर बॉन्ड है। अगला कोर्स कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको दिख रहा है हेडर। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड। फिर देखिए हेडर बॉन्ड, फिर देखिए पूरा स्ट्रेचर बॉन्ड है। ये जो बीच बीच में दिख रही है क्लोजर है, ठीक है ना, ये वो बॉन्ड को खत्म फिनिश करने के लिए। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेचर हो गया, फिर ये हेडर हो गया, फिर ये स्ट्रेचर हो गया, फिर ये हेडर हो गया, फिर ये स्ट्रेचर हो गया। यानी कि अल्टरनेट कोर्सेज में हेडर और स्ट्रेचर है, हेडर और स्ट्रेचर है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। जैसे कि ये देखो, ये पूरा नीचे वाला लेयर कौन सा है, स्ट्रेचर। उसके जस्ट ऊपर देखो पूरा हेडर है, पूरा हेडर है। फिर उसके ऊपर देखिए अल्टरनेट कोर्स एक और, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। जो अल्टरनेट कोर्स है वो स्ट्रेचर 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 के, फिर जो सेकंड और फोर्थ कोर्सेज है वो हेडर 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 के, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी कि इसका मेन चीज क्या समझ में आ रही है आपको, कि इसमें हेडर भी रहता है और स्ट्रेचर भी रहता है, दोनों रहते हैं। एक कोर्स या एक लेयर में स्ट्रेचर होता है तो अगले लेयर में हेडर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। इसकी वॉल थिकनेस जो है वो कितनी होती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 19 सेंटीमीटर तो होती है, क्योंकि इसमें हेडर का कोर्स भी आ रहा है ना, एक हेडर आ रहा है, तो मिनिमम 19 सेंटीमीटर की विड्थ होती है इसकी। देखो यहाँ पे, in this English bond arrangement, vertical joints in the header course comes over each other and the vertical joints in the stretcher course also comes in the same line. इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे हेडर में देखिए, हेडर का जो अल्टरनेट लेयर में हेडर के कोर्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आते हैं, लेकिन अल्टरनेट कोर्स में, ठीक है ना, इसलिए उससे प्रॉब्लम नहीं है, एक के ऊपर एक एग्जैक्ट नहीं आते, ठीक है। For breaking vertical joints in the successive courses, it is essential to place queen closure after the first header in each heading course. यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्टिकल जॉइंट जो एक के ऊपर एक नहीं आ रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, देखो जैसी नेक्स्ट कोर्स हेडर का स्टार्ट होता है तो पहले हेडर के बाद में हमको क्या लगाना पड़ता है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर मतलब हमने देखे थे हाफ ब्रिक, ये इस तरीके से रहती है। देखो ये जो कि क्वीन क्लोजर का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये विथ, अगर एक फुल ब्रिक को लेंथ वाइज हमने काटेंगे तो क्या बन जाएंगे, क्वीन क्लोजर। तो हम क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, एक के ऊपर एक जो है, ये देखो अगर हम यहाँ पे क्वीन क्लोजर नहीं लगाते तो ये इस जॉइंट के ऊपर आ जाता था, ठीक है ना, इस जॉइंट के ऊपर आया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने क्वीन क्लोजर लगा दिए तो अब ये वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या यूज किए, सेकेंड कोर्स में एग्जैक्ट जो पहला हेडर है, हेडर कोर्स जो आ रहा है, पहला हेडर जो आ रहा, उसके बाद में हमने एक क्वीन क्लोजर लगा दिए, तो उससे क्या होगा, वर्टिकल जॉइंट्स एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वर्टिकल जॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश बॉन्ड में इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। इन इंग्लिश बॉन्ड अ हेडिंग कोर्स
should never start with a queen closer as it is liable to get displaced in this position. अब आप बोलोगे कि ये स्टार्टिंग से हमने इसको क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये डिस्प्लेस हो सकता था, इसलिए हमेशा एक हेडर के बाद में क्वीन क्लोजर को रखना है. In the stretcher course, the stretcher should have minimum lap of 1/4 in their length over the headers. इसका मीनिंग क्या होता है? हेडर कोर्स में ये जो डिस्टेंस है, लैप जो है डिस्टेंस है, वो 1/4 ऑफ ब्रिक का डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये होता है इंग्लिश बॉन्ड. सिंपल, समझा? बेसिक बेसिक बता देता हूँ. इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है? एक हेड स्ट्रेचर कोर्स, नेक्स्ट कोर्स क्या होगा? हेडर का होगा. ठीक है ना, फिर स्ट्रेचर का कोर्स, फिर हेडर का कोर्स. इस बॉन्ड को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है. मिनिमम विड्थ कितनी होगी इसकी? मिनिमम विड्थ होगी इसकी 19 सेंटीमीटर, क्योंकि एक फुल ब्रिक भी यूज हो रही ना एज अ हेडर. अब यहाँ पे इसको वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए, इसको ब्रेक करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? क्वीन क्लोजर को यूज करेंगे. क्लोजर कौन सा? क्वीन क्लोजर. कैसा यूज करेंगे? फर्स्ट हेडर के जस्ट बाद में हम एक क्वीन क्लोजर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? जॉइंट जो है एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, अल्टरनेट कोर्सेज में आएंगे. ये था इंग्लिश बॉन्ड के बारे में. ठीक है, आई होप आपको समझा है ये. नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है ना, ये इंग्लिश बॉन्ड का एक और एग्जांपल. पूरे है स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेमिश बॉन्ड. फ्लेमिश बॉन्ड दिखने में बड़ा अच्छा होता है. ठीक है ना, इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है. इसको जनरली लोग सिर्फ अपीयरेंस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. इंग्लिश बॉन्ड से कंपैरिजन में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो देख लेते हैं फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है. इन फ्लेमिश बॉन्ड ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर. अब हर एक कोर्स में, जैसे कि एक कोर्स है उसमें एक हेडर है तो उसके बाद स्ट्रेचर है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे, ये पहला आपको हेडर दिख रहा है, तो उसके बाद देखो स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, है ना. एक ही कोर्स में हेडर स्ट्रेचर एक ही कोर्स में, इसको बोलते हैं हम फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है, द अल्टरनेट हेडर ऑफ ईच कोर्स आर सेंटर्ड ओवर द स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो. इसका मीनिंग क्या हो रहा है? ये देखो, इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये स्ट्रेचर हेडर. ये जो हेडर है ना, इसके जस्ट सेंटर में ऊपर वाला जो स्ट्रेचर है, उसके जस्ट सेंटर में ऊपर और नीचे वाला हेडर आना चाहिए. जैसे कि ये देखो, ये इसको इमेज को देखो, यहाँ पे कर्सर है, ये एक स्ट्रेचर है, इसके जस्ट सेंटर में ऊपर वाला हेडर है और जस्ट सेंटर में नीचे वाला भी हेडर है. ठीक है, फॉर ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट्स इन द सक्सेसिव कोर्सेज, क्लोजर्स आर इंसर्टेड इन द अल्टरनेट कोर्सेज नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर. ठीक है, नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर. अब कैसे क्लोजर लगाते हैं देखिए. इन वॉल्स हैविंग their thickness equal to odd number of half brick, bats are essentially used to achieve the bond. इसको मैं इमेज के जरिए आपको समझाता हूँ. ये देखो, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ही हमको क्या लगाना है? क्लोजर लगाना है. ये देखिए, यहाँ पे हमने लगा दी, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कौन सा क्लोजर यूज करेंगे? 3/4 क्लोजर, यानी कि वो 3/4 क्लोजर या 3/4 बैट बोल सकते हैं हम इसको. तो हम यहाँ पे बैट का यूज करेंगे. तो अगर आपने यहाँ पे बैट लगा दिए तो वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आएंगे. ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे हम क्लोजर को. उसके बाद देखिए, फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश. दोनों ही हम देख लेते हैं. तो आपको फ्लेमिश बॉन्ड समझ में आ गया ना? हेडर फिर स्ट्रेचर, हेडर फिर स्ट्रेचर. वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए हमको 3/4 बैट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, स्ट्रेचर कोर्स में इसका यूज करते हैं. ठीक है, ये इमेज है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, एक ही कोर्स में. फ्लेमिश बॉन्ड जैसे हमने अभी आपको बताया कि दो होते, सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश. सिंगल फ्लेमिश देखो नीचे वाला है, इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ. दिस बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड. इन दिस वर्क द फेसिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड एंड द बैकिंग कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश बॉन्ड. इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये फ्रंट है वॉल का. ठीक है ना, तो इंग्लिश सिंगल में क्या होता है? जो फ्रंट है उसमें आपको दिखेगा फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है ना, उसमें आपको दिखेगा फ्लेमिश बॉन्ड. आप बोलेंगे कैसा फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा? तो आप उसमें देख सकते हैं एक स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है. तो फ्रंट से तो आपको इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा और बैक से आपको क्या दिखेगा? इंग्लिश बॉन्ड. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पूरे हेडर 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 है, इसके ऊपर वाला स्ट्रेचर 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 रहेगा, ये जस्ट उसके नेक्स्ट वाला है. ये होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है ना. अब डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? देखो यहाँ पे, in double Flemish bond, each course present the same appearance both in front and back. Every course consists of header and stretcher led alternately. This type of bond is best suited from consideration of economy and appearance.
इसमें क्या होगा, फ्रंट भी जैसा दिख रहा है बैक भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, देखो ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, जैसा है देखो यहाँ पे फ्रंट से जैसा दिख रहा है बैक से भी वैसे दिखेगा। ठीक है ना, तो ये होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड और ये दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये है फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में हमने देखे। तो बॉन्ड जो इम्पोर्टेंट है वो चार यही है, आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। चार जो हमने पढ़े वो याद रखेंगे, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फिर इसके बाद हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड, ये बॉन्ड्स आपको याद रखने हैं चारों। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में एक टॉपिक और है बॉन्ड के बाद, वो है रेनफोर्स ब्रिक वर्क। तो आज हम ये रेनफोर्स ब्रिक वर्क को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका ब्रिक नॉगिंग क्या होता है, फिर कैविटी वॉल, ये सारे टॉपिक्स हमारे बचे सेकेंड यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क क्या होता है। ठीक है ना, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रेनफोर्स यानी कि जिसमें रेनफोर्समेंट डाला है। आपने बहुत रेयरली ये चीज़ देखी होंगी कि वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट डाला है ना। जब वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेनफोर्स ब्रिक वर्क। अब वो किस तरह काम करता है वो देखिए, कब यूज करते हैं, when the strength is the main criteria in the design of brick wall, it is desirable and economical to incorporate reinforcement of steel in the body of brickwork and it is adopted under following circumstances। देखिए, जब वॉल में आपको बहुत हैवी लोड आ रहा है, जब एक वॉल के ऊपर बहुत हैवी लोड्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप रेनफोर्समेंट ऐड करोगे तो वॉल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, वॉल जो है वो की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ये कब यूज़ करना है वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से दिखता है वो, ये देखिए इस तरीके से दिखता है। ये बहुत छोटे छोटे से बार होते हैं, ठीक है ना, इसका साइज बहुत कम होता है, हुप आयरन के फॉर्म में होते हैं, माइल्ड स्टील बार होते हैं। ठीक है ना, ये वायर मैश भी होते हैं, है ना, वायर मैश आपने देखे होंगे इस तरीके से, ये वायर्स होते हैं, छोटे छोटे से वायर्स होते हैं, बहुत कम साइज, कम उसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, 6 mm 4 mm, इस तरीके से बहुत छोटे होते हैं ताकि आसानी से ब्रिक एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए। ये जो बार्स होते हैं, ठीक है ना, ये आप ये मत समझिए कि बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े बार है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हुप आयरन, माइल्ड स्टील बार, छोटी छोटी सी प्लेट्स प्लेट्स होती है, मैश होता है, वायर मैश होता है, वायर मैश, वायर्स भी लगाते हैं हम इसमें बीच में ताकि आसानी से अरेंज हो जाए। तो ये जो रेनफोर्समेंट हम लगा रहे हैं ना, ये कब लगाते हैं, जब हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना है या कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि when the bricks work has to resist tensile and shear stress, the reinforced brickwork is used। जब टेंसाइल स्ट्रेस बहुत आ रहा है, shear स्ट्रेस बहुत आ रहा है, जैसे कि कोई रूफ वॉल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई टीन की शीट रखी हुई है, उसकी वजह से shear स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस केसेस में हम रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं बीच में, in order to prevent dislocation of brickwork of structure constructed on soil of unequal bearing capacity। तब हम इसका यूज़ कर सकते, जब सॉइल वीक है और लोड हैवी है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। द रेनफोर्स्ड brickwork becomes helpful for construction of brickwork which has to work as a beam over opening। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, किसी भी ओपनिंग के ऊपर, डोर या विंडो ओपनिंग के ऊपर, ठीक है ना, हम जब वॉल बनाते हैं तो वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर लोड हैवी आता है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिटेनिंग वॉल, अब रिटेनिंग वॉल आप देखे होंगे जो आप रिवर के पास में होती है, जो आप बोल सकते हो कि जो सराउंडिंग है, जो लैंड जो अवेलेबल है ना, आप देखते होंगे जब कोई ब्रिज से आप ट्रेन से जा रहे होंगे तो ब्रिज के पास देखते होंगे जहाँ पे रिवर के एंड्स खत्म होते हैं वहाँ पे वॉल बनाई जाती है। तो मिट्टी को रिटेन करने के लिए, सॉइल को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। तो रिटेनिंग वॉल में जनरली जो रेनफोर्समेंट होता ही होता है। ठीक है, when it is desired to increase longitudinal bond the reinforcement can be used। जब आपको longitudinal bond या strength को increase करना है, when the brick wall is likely to subjected to heavy compressive loads the reinforcement brickwork can be adopted। जब compressive loads भी बहुत heavy है, ठीक है ना, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। the reinforced brickwork can also resist lateral load hence it can be used in seismic areas। अब जहाँ पे earthquake आता है, ठीक है ना, वहाँ पे तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लैटरली वॉल पे इफेक्ट पड़ता है। वर्टिकल तो आता ही है लोड,
लैटरल यानी कि विंड प्रेशर या अर्थक्वेक जब आता है तो जब मूवमेंट होती है तो लैटरली मूव होती है वॉल, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी एडवांटेजियस है। ठीक है, द रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क यूजेस फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब हमने जैसे पढ़े हैं क्लासेस ऑफ ब्रिक, तो उसमें सबसे बेस्ट होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। फॉर एम्बेडिंग द रेनफोर्समेंट द डेंस सीमेंट mortar इज यूज। द रेनफोर्समेंट मटेरियल में भी हुप आयरन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हुप आयरन के फॉर्म में होता है, माइल्ड स्टील बार होते हैं, माइल्ड स्टील फ्लैट प्लेट्स हो सकती है, एक्सपांडेड मैश वायर मैश हो सकता है। ठीक है ना। द रेनफोर्समेंट मे बी हॉरिजॉन्टल और मे बी प्लेस्ड वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी प्लेस कर सकते हैं। अब वर्टिकल आप बोलोगे कैसा, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से बीच में रॉड्स डाल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेनफोर्स ब्रिकवर्क। द एडवांटेजेस claimed by the type of construction are manifold. It is cheap, durable, fireproof, easy to construct, and most cases result in increase of floor space area due to adaptation of brickwork of less thickness. अब देखो यहाँ पे ये जब हम इसका यूज कर रहे हैं ना, तो वॉल की थिकनेस को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो जो वॉल की थिकनेस है हम उसको कम कर सकते हैं, तो जो एरिया बच फ्लोर एरिया जो बनेगा वो ज़्यादा फ्लोर एरिया बच जाएगा। ठीक है ना, तो स्पेस ज़्यादा यूज होगी, तो इस तरीके से ही हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेनफोर्स ब्रिक वर्क। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे ब्रिक नॉगिंग। देखिए, ब्रिक नॉगिंग भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ब्रिक नॉगिंग बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, ब्रिक नॉगिंग इज अ टर्म यूज टू डिनोट ब्रिक वर्क बिल्ट अप बिटवीन वुडन क्वार्टर और फ्रेमिंग। जब एक वुडन क्वार्टर, ठीक है ना, इस तरीके से वुडन वर्क है, ये वुडन का फ्रेम के बीच में, ये देखो ये वुडन फ्रेम के बीच में, ये देखो ये जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं ना, ये वुड का फ्रेम है। अब अगर हम फ्रेम के बीच में जो वॉल बनाते हैं ना, ये जो फ्रेम्स के बीच में वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रिक नॉगिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिक नॉगिंग। ठीक है ना। देखो यहाँ पे वुडन क्वार्टर या वुडन फ्रेम के बीच में जो वॉल बनाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिक नॉगिंग। द अपराइट और पोस्ट आर 150 बाय 120 mm इन साइज। ये जो वर्टिकल पोस्ट दिख रहा है इसका साइज है 150 बाय 120 mm, प्लेस्ड एट अ सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर अपार्ट। इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये दो आपको पोस्ट दिख रहे हैं, वुड के पोस्ट, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है 1.5 मीटर। हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर रिब्स और प्लैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको नॉगिंग मेंबर ही बोलते हैं। ठीक है ना। All the faces of the timber in contact with the masonry as well as coated with the boiling coulter and the faces of timber exposed to view। जो टिम्बर का जो फेस है ना वो आपको दिखता है। ठीक है। On completion is given 3 coats of specified paints. The bricks are laid in the opening of the frame and are placed in such a way that equal projection of timber members are left on both sides. Brickwork is done in lime concrete mortar। जो ब्रिक वर्क आप यूज करोगे वो जनरली लाइम और सीमेंट मोटर दोनों का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको प्लास्टरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रिक नॉगिंग। ठीक है ना, ये होता है ब्रिक नॉगिंग के बारे में। इसमें हम नेल्स वगैरह का यूज़ करते हैं एक दूसरे से अरेंज करने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए नेल्स का यूज़ करते हैं, है ना, इसको अटैच करने के लिए। इसके बाद इसकी प्लास्टरिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये होता है ब्रिक नॉगिंग। ठीक है, ब्रिक नॉगिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सुपरविजन ऑफ ब्रिक वर्क। और इसको हम एक और नाम से याद रखेंगे आप इसको हमेशा, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग मैसनरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इसको हम ये वर्ड भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमको बोलना है इसका। तो सुपरविजन ऑफ ब्रिक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरविजन ऑफ ब्रिक वर्क। इसमें क्या होता है, सुपरविजन ऑफ ब्रिक वर्क में जब ब्रिक वॉल बनाई जाती है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। याद रखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन भी इसे बोला जाता है।
ठीक है। तो सुपरविजन भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब वॉल बनाई जाती है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ये भी आप बोल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला सुपरविजन का प्रिंसिपल क्या है? द ब्रिक्स टू बी यूज शुड बी कंफर्म विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, यानी कि आपको स्पेसिफिकेशन, यानी कि जब टेंडर्स वगैरह निकलते हैं या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करना है, मॉर्टर कौन सा यूज़ करना है, तो जो भी स्पेसिफाइड चीज़ें हैं उसके हिसाब से हमको ब्रिक को यूज़ करना है। कौन से ब्रिक यूज़ करना है, हो सकता है फ्लैश ब्रिक हो या नॉर्मल ब्रिक हो, साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद द ब्रिक शुड बी सैचुरेटेड विद वाटर सो एज टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटर। दिस इज इफेक्टिवली डन बाय प्रोवाइडिंग a tank at the site of work and by immersing the brick for a period of 2 hours before the brick is actually placed in position। देखो हमने टेस्ट के बारे में पढ़े थे कि ब्रिक को क्या करते हैं हम, एक वाटर टेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। ब्रिक को हम एक वाटर टैंक के अंदर रख देते हैं 2 घंटे के लिए, ब्रिक ताकि पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब वाटर ब्रिक को हम इसलिए गीला करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जब मॉर्टर गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो ब्रिक मॉर्टर से वाटर को ना ले, यानी कि हम ब्रिक को पहले से ही वाटर उसमें डाल देते हैं, इमर्ज हो जाता है ताकि मॉर्टर से, ठीक है, मॉर्टर से पानी ब्रिक ना ले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ब्रिक शुड बी प्रॉपरली लेड ऑन देयर बेड्स, द मॉर्टर शुड कम्प्लीटली कवर द बेड एज वेल एज साइड ऑफ द ब्रिक। द ब्रिक शुड बी लेड विथ फ्रॉग अपर मोस्ट, जो फ्रॉग का पार्ट होता है जो हमने देखे थे, जो इम्प्रेशन होता है वो ऊपर आएगा, साइड और पूरा अच्छे से हमको मॉर्टर से कवर करना है। द ब्रिक वर्क शुड बी कैरिड आउट इन प्रॉपर बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, जो भी डिसाइड हुआ है प्रॉपरली उस बॉन्ड के हिसाब से ब्रिक वर्क को बनाना है। द ब्रिक वर्क शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है ना, ये पहला एक पॉइंट जो हमने पढ़े वही है। द mortar to be used for the work should be quality and proportion as specified। जो भी mortar यूज कर रहे हैं 1:2:4, 1:1.5:3, जो भी हमने स्पेसिफाई किए वही mortar हमको यूज करना है अच्छी क्वालिटी का। As far as possible the brick should be raised uniformly, but when this is not possible, when a cross wall is intended to be inserted after some time, the step or toothing should be provided। इसमें क्या होता है, स्टेप या टूथिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दिन का काम कभी खत्म हो रहा है तो इस तरीके से हम स्टेप वाइज उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ताकि नेक्स्ट डे आसानी से कंस्ट्रक्शन यहाँ से रिज्यूम कर सके। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्टेप वाइज इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेपिंग या टूथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इन द ब्रिक वर्क द ब्रिक बैट शुड नॉट बी यूज एक्सेप्ट एज अ क्लोजर। कभी भी आपको ब्रिक फुल साइज यूज करना है, लेकिन जो ब्रिक बैट्स है, हाफ ब्रिक्स जो होती है, जो भी है, उसको कंस्ट्रक्शन में एज अ मेन वॉल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हाफ ब्रिक को कभी भी, लेकिन एज अ क्लोजर यूज करेंगे। सिंगल स्कैफोल्डिंग शुड बी अडेप्टेड टू कैरी आउट द ब्रिक वर्क एट हायर लेवल। स्कैफोल्डिंग हम आपने देखे होंगे, प्लेटफॉर्म होते हैं ना जिसके ऊपर लेबर खड़े होकर काम करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जो अरेंजमेंट होता है, प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है, द ब्रिक वर्क शुड बी कैरिड आउट एज पर द लाइन एंड लेवल। द वर्टिकल फेसेस शुड बी चेक बाय मीन्स ऑफ प्लम बॉब। आपने प्लम बॉब देखे होंगे वर्टिकलिटी चेक करने के लिए, तो वॉल में भी उसी का यूज करते हैं। ठीक है ना, वुडन टेम्पलेट का भी यूज करते हैं वॉल को चेक वर्टिकलिटी चेक करने के लिए। आफ्टर कंस्ट्रक्शन द ब्रिक वर्क शुड बी वेल वाटर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 वीक्स। इसके बाद उसको क्यूरिंग करना पड़ता है 2 से 3 हफ्ता। ठीक है ना, अगर लाइम मोटर है तो, ठीक है ना, लेकिन अगर सीमेंट मोटर है तो 1 से 2 हफ्ता हम उसको क्यूरिंग करेंगे। ठीक है ना, उसको वाटरिंग करेंगे। तो ये था सुपरविजन ऑफ ब्रिक वर्क के बारे में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं अभी कैविटी वॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कैविटी वॉल देख लेते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैविटी वॉल। ठीक है, कैविटी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है समझने में, आपको 2 मिनट लगेंगे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, व्हाट इज कैविटी वॉल? कैविटी वॉल इज अ डबल वॉल consisting of two separate walls, two separate walls called as skin or leaves of masonry separated by an air space and joined together by metal ties at suitable intervals।
समझाता हूँ आपको। देखिए, एक एक वर्ड को हम ब्रेक करके देखते हैं। कैविटी वॉल इज अ डबल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ टू सेपरेट वॉल। अब यह इमेज को देखो, यहाँ पे दो सेपरेट वॉल दिख रही है, एक ये वॉल एक ये वॉल, बीच में क्या है, गैप, गैप है बीच में, ठीक है ना। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं कैविटी, है ना। गैप, कैविटी यानी गैप, कैविटी ये जो है गैप, इसमें क्या है, एयर है सिर्फ, ठीक है। ये जो हो गई गैप हो गई। अब ये हो गई हमारी कैविटी वॉल। तो जो दो वॉल है कंसिस्टिंग ऑफ टू सेपरेट वॉल्स, जिसको ये दो सेपरेट वॉल है, इसको क्या बोला जाता है, स्किन्स भी बोला जाता है। यानी कि एक स्किन है, ये दूसरी स्किन है। ये जनरली एक्सटीरियर वॉल में यूज करते हैं। जो बाहर साइड की स्किन है उसको एक्सटीरियर स्किन बोल सकते हैं, इसको इंटीरियर स्किन बोल सकते हैं। और इसको एक और नाम होता है लीव्स, इसको एक लीव बोल सकते हैं, इसको भी लीव बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ मेसनरी सेपरेटेड बाय एयर, बीच में क्या है, एयर, एंड जॉइंड टुगेदर बाय मेटल टाइज। अब यहाँ पे देखो आपको मेटल टाइज, ताकि वॉल एक दूसरे से अपोजिट में ना डिस्प्लेस ना हो, इसलिए हम यहाँ पे एक मेटल के रॉड लगा के इसको टाई कर देते हैं बीच में, ठीक है। एक सूटेबल इंटरवल में इसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी होता है, वो हम देखेंगे अभी। तो समझ गए आप, डेफिनेशन समझ गए ना। कैविटी वॉल क्या होती है, दो सेपरेट वॉल होती है जिनके बीच में गैप होती है। इस गैप में एयर हो सकती है, कोई या कोई इंसुलेटेड मटेरियल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है कैविटी वॉल, ठीक है, बीच में गैप होती है। यहाँ पे देखिए, these walls are generally exterior walls although sometimes used at interior wall due to good sound insulation। अब आप बोलोगे ये जनरली क्या होती है, एक्सटीरियर वॉल्स, यानी कि जो घर का जो एक्सटीरियर साइड होता है ना, आपकी जो मेन वॉल होती है घर की, रूम का पार्टीशन वॉल की बात नहीं कर रहे हम, मेन वॉल की बात कर रहे हैं। तो जनरली मेन वॉल के लिए। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट साउंड इंसुलेशन सबसे बढ़िया है। कि जो ये क्या करती है, जो बीच में गैप है, ये साउंड को ट्रैवल नहीं होता है, साउंड इधर से साउंड अंदर ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि बीच में गैप है। और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, हम एक के बाद एक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैविटी वॉल आपको समझ गया, ठीक है, एक्सटीरियर वॉल में यूज करते हैं, ठीक है ना। कैविटी वॉल दो वॉल से बनी होती है, बीच में गैप होती है उसकी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखिए, ये कैविटी वॉल किस तरह बनाई जाती है। द टू लीव्स ऑफ कैविटी वॉल मे बी ऑफ इक्वल थिकनेस इफ इट इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। अगर ये लोड बेयरिंग वॉल नहीं है तो इसमें दोनों थिकनेस क्या होगी, इक्वल थिकनेस हो सकती है, ठीक है ना। और इन द इंटरनल लीफ में बी थिकर देन द एक्सटर्नल लीफ। एक्सटर्नल मतलब अभी जैसे मैं आपको होता लीव या लीव्स, या फिर आप उसको स्किन भी बोल सकते हो। तो जो इंटरनल वाला है ना, वो क्या होता है, एक्सटर्नल वाले से ज़्यादा थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। इंटरनल वाला जो है पार्ट, जैसे कि ये वॉल दिख रही है ना, ये एक्सटीरियर लीव हो गई, ये इंटीरियर हो गई। तो इंटीरियर वाला थोड़ा सा थिकर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, टू मीट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। द इनर एंड आउटर skins of the wall are adequately tied by means of special wall ties at the rate of at least 5 ties per square meter। जो इंटरनल और एक्सटर्नल है ये कैसे बना है, टाई से, वॉल टाई। अभी मैंने आपको दिखाया ना एक इमेज में, जो मेटल टाइज है उसका यूज करते हैं ताकि वॉल डिसलोकेट ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, द कैविटी वॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कैविटी वॉल शुड नाइदर बी लेस देन 40 mm और नॉर मोर देन 100 mm विड्थ। कैविटी वॉल की जो विड्थ है वो जनरली 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो कैविटी है बीच में जो गैप है ना, ये जो कैविटी है बीच में गैप जो है, ये मिनिमम 40 mm और मैक्सिमम 100 mm, ठीक है। यानी कि 40 mm से कम ये गैप, जो बीच में गैप जो दिख रहे हैं ना, आप ये जो गैप दिख रही है दोनों वॉल के बीच में, 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अब इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर टू एंटर इट इज essential to provide a vertical damp proof course at a window and door reveals the damp proof course should be flexible। यहाँ पे देखो डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफिंग, डैम्पनेस मतलब मॉइस्चर यानी कि पानी का अंदर आना। तो डैम्पनेस को रोकने के लिए हमको यहाँ पे डैम्पिंग, ये देखो ये डैम्प प्रूफ कोट्स लगाना पड़ता है ताकि वाटर एंटर ना हो। अब कैविटी वॉल का सबसे बेहतरीन एडवांटेज क्या है कि ये मॉइस्चर को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई है वॉल। तो क्या हो गया, वाटर जब आएगा, रेनफॉल होगी, तो पानी अंदर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा बीच में गैप होने की वजह से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है कैविटी वॉल का, ठीक है।
अब उसके बाद मैं आपको इसके कुछ बेसिक एडवांटेजेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कैविटी वॉल, ये आपके नोट्स है जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ। ये नोट्स में पूरी डिटेल में लिखा है कैविटी वॉल क्या है। मैं आपको अभी इमेज के जरिए कुछ पॉइंट वाइज पूरा समझा दिया। ठीक है, कैविटी वॉल क्या है, किस तरह काम करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि इसमें देखिए, ये देखो, ये आउटसाइड वॉल, इनसाइड वॉल, बीच में क्या है, कैविटी वॉल इंसुलेशन। कुछ यहाँ पे हम कोई मटेरियल भी डाल सकते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल, फोम वगैरह, ठीक है ना, प्लास्टिक वगैरह भी डाल सकते हैं। इसमें देखो ये मेटल टाइल्स का किस तरह यूज़ करते हैं, अभी हमने देखे ना मेटल टाइल्स, ये इमेज में देखिए, ये देखो यहाँ पे ये टाइल्स का यूज़ किया हमने, स्टील रॉड, ठीक है ना, कनेक्ट करने के लिए। तो मेटल टाइल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरीके से भी दिखता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है, इस तरीके से भी होता है, ट्विस्टेड, इस तरीके से भी शेप के होते हैं। कैविटी वॉल आपने समझ गया होगा, आपको दो वॉल के बीच में गैप, ठीक है। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट एक इसका है ना, थ्योरी में इसका एक एडवांटेज देख लेते हैं। अब इसमें एक लाइन है, ये यही दिखा रहा था मैं आपको, द मेटल टाइज आर प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 900 mm एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 450 mm। ये याद रखेंगे, 900 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि ये जो मेटल टाइज है इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 900 mm की स्पेसिंग है, ठीक है। और जो वर्टिकल इसके जस्ट नीचे वाला जो आएगा वो उसकी स्पेसिंग कितनी है, 450। देखो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल 900 mm और हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल है वो 450 mm, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अब हम देखते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एडवांटेजेस, कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम वॉल के बीच में गैप दे रहे हैं, ठीक है ना, हम क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। देर इज नो, सबसे पहले एडवांटेजेस देखिए पूरे, देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर एंड आउटर लीव्स ऑफ द वॉल, हेंस द एक्सटर्नल मॉइस्चर कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, मीनिंग समझ गया होगा आपको। दोनों वॉल में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल मॉइस्चर है, यानी कि जैसे कि इमेज में देखो, सपोज ये आउटसाइड का एरिया और ये इनसाइड है रूम में, जो एक्सटर्नल रेनफॉल की वजह से पानी आएगा तो वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में गैप है। तो मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए, डैम्पनेस को रोकने के लिए कैविटी वॉल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज आपको समझ गया कि मॉइस्चर अंदर नहीं आ सकता। सेकेंड देखिए, द कैविटी बिटवीन टू लीव्स इज फुल ऑफ एयर। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या है, पूरा एयर है। और आपको पता है कि एयर जो है, ठीक है ना, एयर विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो क्या होगा, हेंस ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम एक्सटर्नल फेस टू इनसाइड वेरी रूम इज वेरी मच reduced. Cavity wall have about 25% greater insulating value than the solid wall. इस इमेज में फिर से देखिए आप, जो हीट है, हीट ट्रांसफर नहीं होगी अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बीच में एयर है और एयर इज कंसिडर्ड टू बी द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या होगा, इंसुलेट कर देगा फिर, ठीक है ना, हीट ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, कैविटी वॉल्स ऑल्सो ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड। अब देखो यहाँ पे साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बीच में एयर है ना, एयर भी साउंड को रोकती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितना आसानी से साउंड यहाँ नॉर्मल वॉल में ट्रांसफर करेगा कैविटी वॉल में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो साउंड इंसुलेशन भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द न्यूसेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस आर ऑल्सो वेरी मच रिड्यूस्ड। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, ये ब्रिक के ऊपर ना पाउडर जमा हो जाता है, वाइट पाउडर डिपॉजिट। तो उससे क्या होगा, वो वाइट पाउडर डिपॉजिट जो है वो ब्रिक को कमजोर कर देता है। बीच में अगर हमने कैविटी बना दिए तो वो जो एफ्लोरेसेंस है वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज, दे आर चीपर एंड इकोनॉमिकल। ठीक है ना, ये चीपर भी है, इकोनॉमिकल भी है। आप बोलोगे कि दो वॉल बना रहे, लेकिन एक बड़ी सी वॉल, सॉलिड वॉल से बेहतर है कैविटी वॉल, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वेट भी बढ़ जाती है। द लोड ऑन फाउंडेशन आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ लेसर सॉलिड थिकनेस। अभी इसमें क्या होगा, एक पूरी कंबाइंड नहीं है वॉल, ठीक है ना, बीच में गैप है, क्या होगा, इससे थिकनेस कम होने की वजह से फाउंडेशन पे लोड कम आएगा, ठीक है। तो ये इसके हो गए एडवांटेजेस। आई होप आपको कैविटी वॉल भी समझा है। हमने आज पूरा यूनिट 2 खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने लेक्चर्स थोड़े से बड़े बड़े लिए थे, तो यूनिट 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू सो मच।